ग्रीनलैंड का लंबा इतिहास। ग्रीनलैंड एक ऐसी जमीन है जो शुरू से ही इंसान और प्रकृति के बीच के संघर्ष का प्रतीक रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। हजारों सालों तक ये जमीन बर्फ, हवा और सन्नते के साथ जीती रही, जब तक पहले इंसान ने इस कठोर भूमि पर अपने कदम नहीं रखे। लगभग 4500 साल पहले इंसान ग्रीनलैंड पहुंचे। ये लोग यूरोप से नहीं आए थे, बल्कि आर्कटिक नॉर्थ अमेरिका से शिकारी समुदायों के रूप में आए थे। इन्हें आज हम सक्काक और इंडिपेंडेंस कल्चर के नाम से जानते हैं। ये लोग सील, मछली और समुद्री जानवरों का शिकार करके जीवन गुजर करते थे। पत्थर, हड्डी और हाथी दांत से बने औजार ही उनका सहारा थे। ग्रीनलैंड में जीना कभी आसान नहीं रहा। लंबी सर्दी, महीनों तक ना दिखने वाला सूरज और जानलेवा ठंड, फिर भी ये लोग प्रकृति को समझते थे। हवा, बर्फ और जानवरों के रवैये को पढ़ने की कला ने उन्हें जिंदा रखा। लेकिन मौसमी बदलाव के कारण कई प्राचीन सभ्यताएं धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद डॉर्सेट कल्चर का उदय हुआ, जो लगभग 1000 BCE के आसपास ग्रीनलैंड में फैला। ये लोग बर्फ पर सील शिकार में माहिर थे, लेकिन ये भी एक रहस्य बनकर गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जानता कि डॉर्सेट लोग अचानक क्यों खत्म हो गए। 13वीं सदी में थुले कल्चर आई, जो आज के इनुइट लोगों के पूर्वज थे। ये लोग अलास्का से आए थे और कुत्ते की स्लेड, कायक और व्हेल शिकार जैसे एडवांस्ड तरीके लाए। इन्होंने ग्रीनलैंड के किनारों पर अपना जीवन बसाया और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना सीखा। इसी दौरान यूरोप में वाइकिंग युग चल रहा था। 10वीं सदी के अंत में एरिक द रेड नाम का एक वाइकिंग आइलैंड से निकाला गया और उसने पश्चिम की ओर यात्रा की। उसने ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे देखे और लोगों को आकर्षित करने के लिए इस जगह का नाम ग्रीनलैंड, हरी जमीन, रख दिया। सन 985 AD के आसपास वाइकिंग लोग ग्रीनलैंड आए और 2 बस्तियां बसाईं। कुछ सर्दियों तक ये बस्तियां जिंदा रही, लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ती गई। लिटिल आइस एज के आने से खेती बर्बाद हो गई, संपर्क टूट गया और वाइकिंग समझ बिल्कुल अलग थलग पर गया। वाइकिंग लोग इनुइट जैसे पूरी तरह से ढल नहीं पाए। उन्होंने यूरोपियन जीवन शैली छोड़ने से इनकार किया, जबकि इनुइट लोग प्रकृति के साथ बदलते रहे। आखिरकार 15वीं सदी तक वाइकिंग बस्तियां पूरी तरह से गायब हो गई। उसके बाद ग्रीनलैंड फिर से इनुइट दुनिया बन गया। 18वीं सदी में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमाया। हंस एगेदे नाम के मिशनरी के आने से दानिश राज की शुरुआत हुई। व्यापार, धर्म परिवर्तन और बीमारियों ने इनुइट जीवन को बदल दिया। 19वीं और 20वीं सदी में ग्रीनलैंड एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने यहाँ मिलिट्री बेस बनाए। इससे ग्रीनलैंड का दुनिया से संबंध और गहरा हो गया। सन 1903 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा घोषित कर दिया गया। तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन इससे कल्चरल नुकसान भी हुआ। बच्चों को डेनमार्क भेजा गया, परंपराएं कमजोर पड़ी और पहचान का संकट पैदा हुआ। लेकिन 1970 के बाद ग्रीनलैंड में राष्ट्रीय चेतना जागी। 1969 में होम रूल और 2009 में सेल्फ रूल मिला। आज ग्रीनलैंड अपने ज्यादातर फैसले खुद करता है, लेकिन पूरी आजादी अभी भी एक सपना है। आज ग्रीनलैंड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा गवाह है। बर्फ पिघल रही है, समुद्र स्तर बढ़ रहा है और दुनिया की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी है। यह जमीन आज जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट का केंद्र बन चुकी है। ग्रीनलैंड का इतिहास सिर्फ बर्फ का नहीं, बल्कि इंसानी सहनशीलता का इतिहास है। यह सिखाता है कि प्रकृति पर जीत नहीं, बल्कि उसके साथ जीना ही असली ताकत है। वाइकिंग उनका अंत और इनुइट की जीत। जब ग्रीनलैंड में वाइकिंग बस्तियां बस चुकी थी, तब शुरू में उनका जीवन स्थिर लग रहा था। दक्षिणी ग्रीनलैंड में गर्मियों के दौरान घास उगती थी, जानवर पाले जाते थे और छोटी खेती भी होती थी। चर्च बनाए गए, यूरोपियन कानून और
व्यवस्था लागू की गई। दूर बर्फ के बीच वाइकिंग लोग खुद को अब भी यूरोप का हिस्सा मानते थे, लेकिन प्रकृति चुपचाप अपना रूप बदल रही थी। 13वीं सदी के बाद धरती ठंडी होने लगी। इस अवधि को आज लिटिल आइस एज कहा जाता है। सर्दी ज्यादा लंबी और कठोर हो गई, गर्मियां छोटी पड़ गई और खेती लगभग नामुमकिन हो गई। समुद्र में बर्फ ज्यादा जमने लगी, जिससे नॉर्वे और आइसलैंड के साथ संपर्क टूटने लगा। वाइकिंग समझ का सबसे बड़ा कमजोर पहलू यही था कि वो अपनी पुरानी यूरोपियन पहचान छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने इनुइट जैसे कपड़े, कयक या बर्फ के घर अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई। जब भूख और तन्हाई बढ़ने लगी, तब भी उन्होंने अपने जीवन का तरीका बदलने से इनकार किया। इसके विपरीत इनुइट लोग प्रकृति के साथ जीना जानते थे। वह बर्फ को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानते थे। उनका शिकार, उनकी कहानियां, उनकी आत्मविश्वास सब मौसमों के साथ बदलते थे। जहां वाइकिंग लोग जम गए, वहीं इनुइट लोग ढल गए। वाइकिंग और इनुइट के बीच संपर्क पर बहुत कम लिखित सबूत मिलते हैं। वाइकिंग सगा में इनुइट को स्क्रेलिंग कहा गया, एक अजनबी और खौफनाक जाति के रूप में। शायद छोटे मोटे संघर्ष हुए, शायद व्यापार भी हुआ, लेकिन इतिहास ने यह दिखाया कि अंत में कौन जीता। 15वीं सदी तक ग्रीनलैंड की दोनों वाइकिंग बस्तियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। चर्च खामोश हो गए, घर टूटकर बर्फ में दब गए और यूरोपियन उपस्थिति बिल्कुल खत्म हो गई। आज भी यह एक बड़ा रहस्य है कि वाइकिंग लोग मरे, भाग गए या धीरे धीरे घुल गए। पर एक बात स्पष्ट है, ग्रीनलैंड ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वाइकिंगों के बाद ग्रीनलैंड फिर से पूरी तरह इनुइट दुनिया बन गया। कई सदियों तक यह जमीन बाहरी दुनिया से लगभग अलग रही। लेकिन दुनिया बदल रही थी। यूरोप में समुद्री खोज और राज्य विस्तार का युग शुरू हो चुका था। ग्रीनलैंड का नाम फिर से पुराने नक्शों और कहानियों में उभरने लगा। 18वीं सदी में डेनमार्क, नॉर्वे ने ग्रीनलैंड पर दोबारा ध्यान दिया। उनका मानना था कि ग्रीनलैंड पर उनका ऐतिहासिक अधिकार है। 1721 में मिशनरी हंस एगेदे ग्रीनलैंड पहुंचा। उसका उद्देश्य वाइकिंगों के वंशज ढूंढना था, लेकिन उससे सिर्फ इनुइट लोग मिले, अपनी भाषा, परंपरा और प्रकृति के साथ जीते हुए। यही से ग्रीनलैंड में नया युग शुरू हुआ, दानिश कॉलोनियल युग। व्यापार के केंद्र बने, चर्च बनाए गए और क्रिश्चियनिटी फैलाई गई। इनुइट लोगों को यूरोपियन बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी आबादी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर भी इनुइट लोग पूरी तरह से टूटे नहीं। उन्होंने नए और पुराने को जोड़ना सीखा। ग्रीनलैंड का इतिहास एक बार फिर बदलने जा रहा था, इस बार बर्फ के साथ नहीं बल्कि दुनिया के साथ। डेनिश शसान, बडोता समाज और इनुइट पहचान 18वीं सदी के मध्य तक ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क के नियंत्रण में आ चुका था। अब ये सिर्फ एक धार्मिक मिशन नहीं रहा, बल्कि एक सरकारी और व्यापारिक उपनिवेश बन गया। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने राज्य का हिस्सा मानते हुए यहाँ ट्रेड मोनोपोली लागू की। मतलब यह कि सिर्फ दानिश कंपनी ही इनुइट लोगों से व्यापार कर सकती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य नियंत्रण और सुरक्षा बताया गया, लेकिन इसने इनुइट समाज को पूरी तरह डेनमार्क पर निर्भर बना दिया। इनुइट लोग जो पहले अपनी जरूरत के लिए शिकार करते थे, अब यूरोपियन बाजार के लिए काम करने लगे। सील और व्हेल के तेल, चमड़ा और हड्डी की डिमांड बढ़ने लगी। बदले में उन्हें आटा, कपड़ा, औजार और शराब मिलती थी। धीरे धीरे पारंपरिक बार्टर सिस्टम टूटने लगा और पैसे का प्रभाव बढ़ने लगा। इस दौरान क्रिश्चियनिटी का प्रचार तेजी से हुआ। दानिश मिशनरीज ने इनुइट के आध्यात्मिक विश्वास को गलत और जंगली कहकर बदलने की कोशिश की, लेकिन इनुइट लोगों ने अपनी परंपराओं को पूरी तरह त्याग नहीं। उन्होंने नए धर्म को अपने तरीके से अपनाया। क्रिश्चियन प्रार्थनाओं के साथ साथ पुरानी कहानियों और आत्मविश्वास को जिंदा रखा। 19वीं सदी में ग्रीनलैंड यूरोप के लिए एक साइंटिफिक लेबोरेटरी बन गया।
बर्फ, मौसम, मैग्नेटिज्म और आर्कटिक जीवन का अध्ययन करने के लिए कई एक्सपीडिशंस आए। ग्रीनलैंड का नाम अब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स और वर्ल्ड मैप्स में भी लिखा जाने लगा। लेकिन इस प्रगति का एक अंधेरा पहलू भी था। यूरोपियन बीमारियों जैसे चेचक, स्मॉलपॉक्स ने इनुइट आबादी को भारी नुकसान पहुंचाया। शराब और नए जीवन शैली ने सामाजिक समस्याएं पैदा की। पारंपरिक ज्ञान धीरे धीरे कम होने लगा और लोग व्यापार केंद्रों के आसपास स्थिर बस्तियों में रहने लगे। 20वीं सदी के शुरू में ग्रीनलैंड अब भी डेनमार्क के नियंत्रण में था, लेकिन समझ बदल चुका था। इनुइट युवा शिक्षित हो रहे थे। कुछ डेनमार्क गए, कुछ टीचर, क्लर्क और इंटरप्रेटर बने। पहली बार इनुइट लोग अपनी स्थिति पर सवाल उठाने लगे, क्या ग्रीनलैंड सिर्फ एक उपनिवेश रहेगा या अपनी पहचान बनाएगा? वर्ल्ड वॉर 2 ने ग्रीनलैंड के इतिहास को अचानक बदल दिया। 1940 में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया, तब ग्रीनलैंड डेनमार्क से कट गया। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने के लिए यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाए। हवाई जहाज, रेडियो और नई टेक्नोलॉजी ने ग्रीनलैंड को दुनिया से जोड़ दिया। इस अनुभव ने इनुइट समाज की सोच बदल दी। अब उन्होंने देखा कि दुनिया सिर्फ डेनमार्क तक सीमित नहीं है। यहीं से ग्रीनलैंड के भविष्य की दिशा बदलने लगी। उपनिवेश से स्वशासन तक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। उपनिवेशवाद पर सवाल उठने लगे और कई देशों ने अपनी आजादी की मांग शुरू कर दी। ग्रीनलैंड भी इस बदलाव से अलग नहीं रहा। डेनमार्क के लिए अब ग्रीनलैंड सिर्फ एक दूर का इलाका नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक आर्कटिक रीजन बन चुका था, खासकर कोल्ड वॉर के दौरान। सन 1963 में ग्रीनलैंड का दर्जा बदल दिया गया। अब इसे आधिकारिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा बना दिया गया और ग्रीनलैंड के लोगों को दानिश नागरिकता मिली। कागज पर यह बराबरी थी, लेकिन वास्तविकता में फैसले अब भी कोपेनहेगन से होते थे। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में तेजी से मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स शुरू किए। छोटे और बिखरे हुए इनुइट गांवों को बंद करके लोगों को शहरों में बसाया गया। पारंपरिक घरों की जगह कंक्रीट के फ्लैट्स आए। सरकारी नौकरी, स्कूल और हॉस्पिटल बने, लेकिन साथ ही पारंपरिक जीवन शैली टूटने लगी। मछली पकड़ने और शिकार पर जीने वाले लोग अचानक नौकरी और पैसों पर निर्भर हो गए। इस दौर का सबसे दर्दनाक पहलू था कल्चरल असिमिलेशन। कई इनुइट बच्चों को डेनमार्क भेजा गया ताकि उन्हें मॉडर्न बनाया जा सके। उनसे उनकी भाषा, परिवार और पहचान दूर हो गई। कई बच्चे बड़े होकर ना पूरी तरह दानिश बन पाए, ना पूरी तरह इनुइट रह पाए। इसका असर आज तक महसूस किया जाता है। 1907 और 1970 के दशक में ग्रीनलैंड में क्लिनिकल और पॉलिटिकल जागृति बढ़ने लगी। इनुइट युवाओं ने अपनी भाषा, संगीत और कहानियों को फिर से जीवित करना शुरू किया। कला, कविता और लोकगीत ग्रीनलैंड की पहचान बनने लगे। लोग समझने लगे कि मॉडर्न बनना मतलब अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं होता। इस जागृति का परिणाम 1969 में निकला, जब ग्रीनलैंड को होम रूल मिला। पहली बार ग्रीनलैंड के पास अपना पार्लियामेंट और सरकार बनी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति जैसे मामले अब ग्रीनलैंड के हाथ में आए। कलालेसुट भाषा को प्रमुख आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। सदियों बाद ग्रीनलैंड के लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगे। लेकिन चुनौतियां अब भी बाकी थीं। अर्थव्यवस्था डेनमार्क की मदद पर निर्भर थी और स्वतंत्रता का सपना अभी दूर था। साथ ही दुनिया ग्रीनलैंड की ओर फिर से देखने लगी। इसकी बर्फ के नीचे छुपे संसाधन और आर्कटिक में बढ़ता रुचि ग्रीनलैंड को ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे थे। 21वीं सदी में प्रवेश करते ही ग्रीनलैंड अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हो गया। अब ये सिर्फ एक पुराना उपनिवेश या दूर का आर्कटिक इलाका नहीं रहा, बल्कि दुनिया की नज़ारों का केंद्र बन चुका है। जो कुछ ग्रीनलैंड में हो रहा है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है।
सन 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल मिला। इसका मतलब था कि अब ग्रीनलैंड अपने अधिकांश मामले खुद संभलेगा, खासकर अपने प्राकृतिक संसाधनों पर। डेनमार्क के पास सिर्फ रक्षा और विदेश नीति जैसे मामले रहे। यह पल ग्रीनलैंड के लिए गर्व और उम्मीद का प्रतीक था, क्योंकि अब पूरी स्वतंत्रता का सपना पहली बार वास्तव के करीब लगा। लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आई। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था अब भी डेनमार्क की एनुअल सब्सिडी पर काफी हद तक निर्भर है। मछली पकड़ना और सी फूड एक्सपोर्ट अब भी मुख्य आय का स्रोत है। साथ ही जमीन के नीचे छुपे हुए मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तेल और गैस दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान खींच रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ग्रीनलैंड के लिए सिर्फ वैज्ञानिक विषय नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, ग्लेशियर टूट रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इनुइट शिकारियों के लिए यह बदलाव जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। जहां कभी मजबूत बर्फ होती थी, वहां अब खुला पानी मिलता है। इसी के साथ ग्रीनलैंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। अमेरिका, चाइना और यूरोप आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। यूएस का मिलिट्री बेस, विदेशी इन्वेस्टमेंट और नए शिपिंग रूट्स ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक बना रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग इतिहास से सीख चुके हैं। वो दोबारा सिर्फ किसी और की स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सांस्कृतिक रूप से ग्रीनलैंड में एक नया आत्मविश्वास दिखाई देता है। कलालिसुत भाषा मजबूत हो रही है। युवा पीढ़ी रैप म्यूजिक, फिल्म और कला के जरिए अपनी कहानी दुनिया को सुना रही है। परंपरा और मॉडर्निटी यहाँ टकरा नहीं रही, बल्कि एक दूसरे के साथ चल रही है। ग्रीनलैंड का इतिहास हमें यह सिखाता है कि प्रकृति को जीतना मुमकिन नहीं। वाइकिंग इस सच्चाई का प्रमाण थे। जो लोग प्रकृति के साथ झुक गए, वही जीवित रहे। आज पूरी दुनिया वही सीख दोबारा पढ़ रही है, सिर्फ ग्रीनलैंड के जरिए। जब आर्कटिक का सूरज बर्फ पर चमकता है, ग्रीनलैंड अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ संभले खड़ा होता है। यह सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की सहनशीलता, पहचान और उम्मीद की कहानी है।